नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छतरपुर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ जताया विरोध। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, राजनाथ सिंह ने जी राम जी योजना का किया जिक्र। मुंबई मनपा चुनाव से पहले महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान, अजीत पवार की एनसीपी ने बढ़ाई सीटों की मांग। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, निजी विवाद बताया गया कारण। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा सब कुछ ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हत्याओं और अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए और हिंदुओं की हत्या की कड़ी निंदा की। इस प्रदर्शन के माध्यम से इस घटना पर चिंता व्यक्त की गई है। हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हत्याओं और अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए और हिंदुओं की हत्या की कड़ी निंदा की। इस प्रदर्शन के माध्यम से इस घटना पर चिंता व्यक्त की गई। क्या है, बांग्लादेश में जो हमारे दीपू भाई सनातनी के साथ जो गलत हुआ है, पहले तो उसको मारा गया नंगा करके और फिर अगर वो नहीं मारा तो उसको जिंदा जला दिया है पेड़ पे लटका के। तो हम लोग जितने भी हमारे भारतवर्ष के हिंदू हैं, सनातनी भाइयों हैं, सारे लोग तो भड़के हुए हैं, क्योंकि देखो हिंदू के साथ गलत हो रहा है। और हिंदू के साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो हिंदुत्व धर्म है ये अभी जागा हुआ नहीं है ठीक से। और हम चाहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, जब हमारा जाग जाएगा ना, ये किसी की खबर नहीं है किसी को कि कोई हमारे हिंदू धर्म पे आँच आ जाए। और एक बात है कि हमने अगर उन लोगों ने गलत किया है तो हमने यहाँ पे रोड पे झंडे भी लगाए हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाना है। और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जागो जागो जागो। हमारा जो हिंदू धर्म है सच में ये बहुत वर्षों से सोया हुआ है, लेकिन ये जागेगा कब? जागना पड़ेगा ही अपन को। कल पूरे देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर तमाम भाजपा कार्यालयों में उस जयंती को मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने गांव, गरीबों और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार होता था, इसकी जगह संसद में एक नया बिल विकसित भारत जी ग्राम जी पास किया गया है। अब मजदूरों को पहले के 100 दिनों के मुकाबले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। पहले जो मनरेगा था उसमें तरह तरह की धांधली होती थी, उसके स्थान पर उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का एक नया विधेयक संसद में पारित किया है। मेरे बहनों भाइयों, जहां हमारे श्रमिकों को पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। मेरे बहनों भाइयों, और साथ ही साथ अस्थायी बुनियादी ढांचों का विकास भी गांव में होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी हाँ, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रापर में भूकंप का झटका आया। जी हाँ, भूकंप आया है और सुबह जल्दी ये जो भूकंप है इसकी जो तीव्रता है 4.6 बताई गई। केंद्र बिंदु रापर से 22 किलोमीटर दूर वेस्ट नॉर्थ में कहीं ना कहीं देखा गया। बताया जा रहा है कि भारी कपकपी लोगों को महसूस हुई। दूर केंद्र बिंदु जो था वो रापर से 22 किलोमीटर दूर वेस्ट नॉर्थ में दर्ज किया गया है और भारी कपकपी की वजह से लोग गहरी नींद से अचानक जाग गए। भूकंप का जो असर है वागड़ इलाके के गांव में जो है वो भी महसूस किया गया। झटके जो है वो वागड़ इलाके के गांव में महसूस किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनवरी 2001 में विनाशकारी भूकंप की याद जो है वो फिर से ताजा हो गई है। गांधीनगर में सिस्मोलॉजी द्वारा ये झटका दर्ज किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 की तीव्रता से भूकंप आया, लोगों ने ये झटके महसूस किए। 2001 में भूकंप आया था और उसके बाद से अब जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं
तो लोगों की जो यादें हैं वो ताजा हो गई। हालांकि इस भूकंप के कारण किसी भी नुकसान की जानकारी फिलहाल नहीं मिल रही है, मगर इस खबर से हर कोई हैरान है। गया बोधगया रोड स्थित दुम्हान के समीप एक निजी मॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी समेत कई विधायक और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चाओं को लेकर जब अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार चाहेंगे तब उनकी राजनीति में एंट्री हो जाएगी। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। दूसरी तरफ राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि जिनके अंदर 72 छेद हैं वही दूसरों में छेद ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेताओं के बयानों पर बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो जिस दिन मुख्यमंत्री जी चाहेंगे उसमें किसी के डिमांड करने की क्या आवश्यकता है। जिस दिन नीतीश जी और निशांत जी चाहेंगे उस दिन हो जाएगा। सर ये अभी शक्ति सिंह यादव को ये बाइट आया है, शक्ति सिंह के वो बाइट बोलिए कौन है शक्ति सिंह? ये राजद वाले जो प्रवक्ता हैं, हाँ, उन्हीं की बाइट आई कि प्रदेश सरकार जो है अपराधियों में जाति ढूंढ रही है, अपराधियों के बीच जाति ढूंढ रही है। अरे जिसमें अपने 72 को छेद है वो दूसरा में छेद ढूंढ रहा है। कहाँ आरजेडी वाले के कमेंट पर हम लोग के कमेंट से। मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले मनपा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। देश की सबसे अमीर नगर निगम यानी मुंबई महानगर पालिका पर कब्जे के लिए सभी राजनीतिक दलों की नजर अब मुंबई पर टिकी हुई है। खासतौर पर महायुति में शामिल तीनों दल, चाहे वो बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर अजीत पवार की एनसीपी हो, हर हाल में मुंबई में ये तमाम पार्टियां अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती हैं। मगर गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान साफ नजर आने लगी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और शिंदे गुट की तुलना में अजीत पवार की एनसीपी को बीजेपी और शिंदे सेना मुंबई में कमजोर मान रही है। यही वजह है कि एनसीपी अपनी स्थिति मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में बीजेपी जहां मुंबई मनपा की करीब 150 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी करीब 50 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर एनसीपी नेतृत्व लगातार बैठकों का दौर चला रहा है। यही बैठक गुरुवार को हुई। अजीत पवार के एनसीपी दल की दिन भर चली बैठकों के बाद एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बयान देते हुए साफ कर दिया है कि सीटों को लेकर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। बहरहाल प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने यह भी साफ किया है कि बीजेपी की ओर से नवाब मलिक का उठाया गया मुद्दा अब खत्म हो चुका है और उस पर बार बार चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई मनपा चुनाव से पहले गठबंधन में सहमति बनती है या फिर अजीत पवार की एनसीपी अपने दम पर मैदान में उतरने की तैयारी करती है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर एनसीपी को मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो मुंबई में एनसीपी अपने अकेले दम पर चुनावी रंग संग्राम में उतर सकती है। Colleagues from the Mumbai, I have discussed at length. We have shortlisted some candidates also. I will discuss late night today or tomorrow with our national president, Deputy Chief Minister Mr. Ajit Dada, and our working president Mr. Praful Patel, and then we will come to the certain conclusion. Tomorrow late evening we will announce our decision. NCP is ready to go alone. You see, there are अलग-अलग पर्याय सामने रहते हैं। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर आ रही है पटना से, जहां सामने आया है बयान सम्राट चौधरी का। जी हाँ, ये बयान जो है समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 दिसंबर को उन्होंने कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये मामला निजी विवाद का सामने आया है और थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इसने कार्रवाई किया है और वहाँ के आरक्षी अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। जहाँ भी कोई घटना घट रही है पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है
और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसको लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है, उबाल है। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी भड़क उठे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में, आपने कांकेर का जिक्र किया, कल छत्तीसगढ़ बंद भी था और धर्मांतरण को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। पहले बस्तर और सरगुजा संभाग में सीमित था, अब शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण है: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज जी, कैसा? वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो भूल चुके हैं भारत का रोल? वो तो सब कुछ भूल जाते हैं और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। देश की सरकार से क्या उम्मीद है इस विषय में? अब देश की सरकार से तो मुझे आशा है कि कुछ करेगी। पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर बीच बीच में अत्याचार होते हैं, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो उसको गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो नाम के हिंदू हैं। नाम ममता है और है वो निर्ममता। महाराज जी, इंद्रेश जी ने हाल ही में कहा है कि आज के जो यादव हैं वो भगवान कृष्ण के वंशीय नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या कहें? मैं इंद्रेश की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जाने दीजिए। यूपी में ब्राह्मण विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है यूपी में। हाँ, करना चाहिए। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले उन्होंने पुरुष टीम के बराबर सैलरी की, ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी, जिससे महिला क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये हमने किया है। इससे ज्यादा लड़कियां क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित होंगी और खेल का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। बढ़ाने के लिए बीसीसीआई ने बहुत बड़ा कदम उठाया। पहले तो पे पैरिटी कर दी थी, लड़कों के बराबर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनको वो एक सुविधा मिली। और कल जो फैसला हुआ है उसमें यह है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, वुमेन डोमेस्टिक क्रिकेट, उसमें भी जो है हमने जो 20,000 रुपये पर डे मिलते थे उसको 50,000 कर दिया। और जो 10,000 रिजर्व प्लेयर जो खेलते नहीं थे, रिजर्व टीम में रहते थे,
उनको जो है 25,000 कर दिए। तो एक बहुत बड़ा जंप, मोर देन 100% का जंप जो है महिला क्रिकेटर्स को मिला है। तो उसका बहुत लाभ होगा और लड़कियां इनकरेज होंगी और क्रिकेट के स्तर में सुधार आएगा। बिहार की राजनीति में राज्यसभा की खाली हो रही सीटों को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर खींचतान तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के राज्यसभा सीट की दावेदारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसके संरक्षक खुद जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि राज्यसभा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को आड़े हाथों लेते हुए जीतन राम मांझी कहते हुए दिखाई दिए कि राज्यसभा सीट को लेकर जो भी कहा गया वो केवल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को एक सुझाव दिया गया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे, वो तो बोलवे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है। और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो या हो उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बार जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय। तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से। मुंबई मनपा चुनावों से पहले सियासत गर्मा गई है। जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का नाम लिए बिना उन पर जोरदार हमला बोला है। शाइना एनसी ने साफ किया कि अब मुंबई में परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। मुंबई में पत्रकारों से संवाद साधते हुए शाइना एनसी कहती हैं कि वोट का मतलब काम होता है, वोट का मतलब विकास होता है और वोट का मतलब सरनेम नहीं होता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुंबईकर अब ये तय करेगा कि शहर को आगे बढ़ाने के लिए कौन काम कर रहा है। इस दौरान शाइना एनसी ने मुंबई में उत्तर भारतीयों को लेकर लगाए गए एक पोस्टर का जिक्र किया और संबंधित पोस्टर को दिखाते हुए सवाल उठाया कि क्या इस तरह की राजनीति की जा रही है और क्या इस स्तर तक के ये लोग नीचे गिर चुके हैं। टू इमोशनली ब्लैकमेल और परिवारवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी। वोट का मतलब है कि काम, वोट का मतलब है डेवलपमेंट, वोट का मतलब सरनेम नहीं है। बहुत सारे बयानबाजी हम सुन रहे हैं आजकल। एक और जो आप सब जानते हैं, ये आपकी राजनीति है, इस स्तर तक आप उतरे हैं। हमारी भूमिका स्पष्ट है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे शिवसेना मानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसमें सर्वप्रथम हमारी मराठी अस्मिता, मराठी अभिमान और मराठी मानुस। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटेंगे, पिटोगे पिटेंगे, पिटोगे पिटेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? और क्या दूसरे तरफ जब उबाटा की एक सांसद उतर के बोलती है कि उत्तर भारतीय को सपोर्ट करना चाहिए उबाटा को, वहां मन से ऐसे बयान देती है, तो आपकी भूमिका क्या है? स्पष्ट कीजिए। ये डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। हम मानते हैं कि जब आप कोई भी रणनीति अपनाते हैं तो वो रणनीति होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं मुंबईकर के लिए, क्या करने वाले हैं मराठी मानुस के लिए, क्या करने वाले हैं उत्तर भारतीय के लिए, क्या करने वाले हैं मुसलमानों के लिए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं चलती है। और फिर वो बोलते हैं कि मराठीचा अपमान केला तर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। ये पिटने बटने के ऊपर क्या है आपकी सोच विचारधारा? तो सवाल ये उठता है कि वोटर जो देख रहे हैं कटना, पिटना, बटना,
वो कैसे इनको एक मुंह तोड़ जवाब देगी, वो 16 तारीख को हमें पता चलेगा। फिलहाल हमें सिर्फ ये कहना है कि महायुति आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे खड़े हैं तो खड़े हैं प्रगति के लिए, खड़े हैं तो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा के साथ, और खड़े हैं तो सच्चे मन से हिंदुत्व, जहां एक ही वाक्य है, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर गांव में बुधवार की शाम अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर बीजेपी नेता रूपक सहनी की सरेआम हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे बिहार की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। इलाके के लोग गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डबल इंजन की सरकार से सवाल कर रहे हैं। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि उसके भाई रूपक को पहले से इलाके के ही शराब माफियाओं के द्वारा हत्या की धमकी दी जा रही थी। इस बात की शिकायत उन्होंने खानपुर थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी और एसपी तक की थी, मगर आरोपी इतने दबंग और रसूखदार थे कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और आखिरकार रूपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्याकांड में एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जिस समय हत्यारे रूपक की दुकान पर पहुंचे थे, रूपक ने अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया था, जिसमें हत्यारे के साथ उसकी जो नोकझोंक हुई है, उसके साथ जो बहस हुई है, उसको लेकर गोली मारने तक की वीडियो कैमरे में कैद हो गई। इसी में अपराधी सोनू चौधरी और मोनू चौधरी दोनों के द्वारा हत्या की बात कही जा रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि राष्ट्रीय समाचार नहीं करता है, मगर इस वीडियो के सामने आने के बाद ये जो वीडियो है ये तो साथ ही साथ वायरल हो ही रहा है, मगर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बेहतर हो गई है, पहले भी बेहतर थी, अब और ज्यादा बेहतर होगी। मगर इसी बीच अगर एक बीजेपी नेता या कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, वो भी इस तरीके से वीडियो वायरल जो है होता है और उसमें साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से हत्या की जा रही है, ये सुनना और देखना बेहद खौफनाक है। अब इसके बाद से कई तरीके के सवाल जो है वर्तमान बिहार की सरकार पर खड़े हो रहे हैं। कानपुर रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल रेलवे पुलिस ने पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों के तार बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिनकी जांच अब की जा रही है। कल रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और 1 युवती है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा उन लोगों को यहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतारा गया। शुरुआती दौर में पूछताछ में कुछ संदिग्ध और भाषा का अंतर होने के कारण इस बात की सूचना राज्य रेल पुलिस, आईबी और अन्य एजेंसियों को दी गई, जिस एजेंसियों के द्वारा उनकी टीम यहां पर आई और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाए गए कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहां से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना कल। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। के बारे में और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास